welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdi sir, your physics lecturer, and we were on our chapter first of BSc third year. So our next topic is 1.4 परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा अंतरित प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बाद बताऊंगा। पहले इनको समझते हैं वन बाय वन ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या फिर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो इससे पहले आपको ये देखना है कि अप्लाई किस पे होती है। ये होती है 4 टर्मिनल नेटवर्क पे, ठीक है ना। 4 टर्मिनल नेटवर्क हमारा इस तरीके से होता है जिसमें 2 तो होते हैं इनपुट और 2 होते हैं आउटपुट। 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। 2 निवेश होते हैं, 2 निर्गत होते हैं इसके। अब मान लो पहले ब्लैक कलर की फिगर पे फोकस करते हैं। ब्लैक कलर की फिगर में देखो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे क्या इनपुट है और 2 2 यहाँ पे क्या आउटपुट है। अगर आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकालना है तो आपको एक बार ये मानना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या है, रेड कलर का जो मैंने शो किया है एक वोल्टेज सोर्स है और आउटपुट पे क्या है, लोड है, प्रतिबाधा है या इम्पीडेंस है, जिसको ZL से डिनोट किया है। लोड यहाँ पे E1 वोल्टेज है उसकी, E1 के कारण, E1 वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है और आउटपुट या फिर निर्गत में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। वो है कि Z इन से डिनोट करते हैं उसको, और वो होता है E1/I1, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है उनका जो रेशो होता है दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, यानी कि निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहते हैं। ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधी है। आपको पता ही है वोल्टेज को अगर करंट से डिवाइड कर दें, पोटेंशियल को करंट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलती है, प्रतिरोध मिलता है। और ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास में प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना, संधारित्र हो गया और चुंबकीय प्रतिरोध हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। इनको एक कंबाइंड नेम क्या दिया, प्रतिबाधा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। अब यहाँ पे E1 और I1 क्या है, लेट्स सी वन बाय वन। Z इन मैंने आपको बता दिया परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है। इसको शॉर्ट में हम इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं या निवेशी प्रतिबाधा भी बोलते हैं। E1 यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज है, निवेशी वोल्टता है। और ये वोल्टता जब अप्लाई करो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस सर्किट में या इस नेटवर्क में जितने अदर्स वोल्टेज सोर्स हैं उनको आप क्या लेके चलोगे, 0 लेके चलोगे। या फिर आप ये कह दो कि जितने भी अदर वोल्टेज सोर्स हैं उनको आप किससे रिप्लेस करोगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी उनके आंतरिक प्रतिरोध से उनको प्रतिस्थापित करोगे। उनकी जगह ये मानोगे कि उनकी जगह क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। I1 यहाँ पे क्या है, इनपुट करंट है जो इस E1 के कारण इनपुट पे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है रेस्ट वोल्टेज सोर्स को आप क्या मान के चलोगे, 0 वोल्ट, या फिर उसको किससे रिप्लेस करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तब अपने जो ये रेशो निकालेंगे उसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहते हैं। इसके बाद इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है एडमिटेंस या प्रवेश्यता, वो होता है I1/A1। ये दोनों टर्म्स आपको लर्न करनी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आपको बताइए इसका यूनिट क्या होती है, ओम होती है और इसकी इनवर्स ओम होती है। अब देखते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ZT12 = E1/I2। अब ये ट्रांसफर कैसे हुआ, E1 के कारण I2 पे जो I2 करंट जो फ्लो हो रहा है, यानी E1 वोल्टेज के कारण, E1 वोल्टेज के कारण जो आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा है वो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया। इसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ पे E1 और I2 का जो रेशो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस या अंतरित प्रतिबाधा। इसमें आपको ये मान के चलना है कि इस E1 को छोड़ के बाकी जितने वोल्टेज सोर्स हैं या वोल्टेज स्रोत हैं उनको आप क्या मान के चलोगे, 0 मान के चलोगे। जनरल फॉर्म में क्या बनेगा, ZT = EJ/EK, यानी कि वोल्टेज कौन सी अप्लाई की अपनों ने, J वोल्टेज। अब J वोल्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बहुत सारे सर्किट हैं जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस है,
कैपेसिटर है, इम्पीडेंस है, इंडक्टर है, अलग अलग वोल्टेज सोर्स हैं, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे ई जे है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। और इसमें अगर इस जे के कारण हमें ये पता करना है कि इस यहाँ पे के वाले पे या कोई लोड ले लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा, इस जे के कारण इस पे अगर करंट आई के फ्लो होता है और बाकी सबको हम क्या मान लेते हैं ज़ीरो, इसको ज़ीरो मान लिया, जितने भी अदर वोल्टेज सोर्सेस सबको क्या माना है अपने ज़ीरो माना है। तो इसके कारण अगर इसमें आई के करंट फ्लो हो रहा है तो इसका और इसका जो रेशो होता है वो होता है ट्रांसफर इम्पीडेंस या अंतरित प्रतिबाधा। तो ईजे और ई के यहाँ पे क्या है ट्रांसफर इम्पीडेंस है। अब अभी जो मैंने सर्किट दिखाया था इसमें कितने वोल्टेज सोर्स हैं, एक ही है। तो यहाँ पे हम E1 के कारण अगर यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रहा है तो इसका और इसका रेशो जो होएगा वो क्या होएगा ट्रांसफर इम्पीडेंस होएगा या फिर अंतरित प्रतिबाधा होएगा। यहाँ पे लेटर्स देख लो, J का मतलब क्या है, जिस मैश में वोल्टेज अप्लाई की जा रही है यानी कि EJ, और K का यहाँ पे क्या है, जिस मैश में, ये सब मैश होते हैं, ये जितनी भी आप देख रहे हो अलग अलग सर्किट ये सब क्या होते हैं मैश होते हैं। तो इस मैश के कारण इस मैश में करंट फ्लो हो रहा है। अभी इसका डायग्राम भी बनाऊंगा मैं आपके सामने। तो J यहाँ पे क्या है जिसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, K यहाँ पे क्या है जिस मैश में इस वोल्टेज के कारण करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई के। तो इनका रेशो क्या होएगा यहाँ पे ट्रांसफर इम्पीडेंस या फिर अंतरित प्रतिबाधा। इसकी प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके सर्किट में बाइलेटरल यानी द्विपार्श्विक मैश लगे हैं, द्विपार्श्विक कौन से होते हैं जिनको पलटने पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे रेजिस्टेंस है, आप चाहे उसको ऐसा लगा लो चाहे ऐसा लगा लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, आप इनको इस तरह से लगा के इस तरह भी लगा सकते हो, कोई सर्किट पे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो इस केस में ZT12 किसके इक्वल होता है, ZT21 के, यानी कि इनको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ZRin यानी कि इनपुट इम्पीडेंस, ये कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पे वो होता है डेल Z ओवर डेल RR। और अंतरित प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस निकालने का यहाँ पे एक और फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, ZT इक्वल्स टू JK इक्वल्स टू डेल Z ओवर डेल JK इंटू -1/J+K। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं अप्लाई करके, और उसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिख रहा है जिसमें क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे 4 लोड है Z1, Z2, Z3 और ZL। और यहाँ पे लूप कितने हैं यानी कि मैश कितने हैं, 2 हैं। ये फर्स्ट लूप है हमारा और ये सेकेंड लूप है। हम इसमें क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ लगाओगे तो आपको पता ही है किरचॉफ लॉ लगाने का तरीका क्या होता है कि हम लास्ट वाला साइन देखते हैं, आखिरी चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज मूव ले रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे तो लास्ट वाला साइन क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव हो रहा है। इसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव ले लोगे। इसके बाद क्योंकि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो ये हमारा साइन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका लास्ट वाला साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -Z1 और करंट यहाँ पे क्या है, I1 है, तो ये बन जाएगा I1Z1। इस तरीके से यहाँ देखते हैं ये करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका आखिरी साइन क्या है, नेगेटिव है, तो Z3 क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। करंट देख लेते हैं इसका क्या है, करंट इसमें I1 तो अप टू डाउन है और I2 जो है वो डाउन टू अप है, तो ये पॉजिटिव होएगा नेगेटिव होएगा, यानी टोटल करंट क्या बनेगा आपका I1 माइनस I2, और इनका अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है, दैट इज किरचॉफ लॉ। तो अब देखते हैं इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी। ऐसे सेकंड में जब लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने वही जो इक्वेशन बनाई थी वो ड्राइव कर रखी है। अब हम इसमें करेंगे क्या, I1 I2 को सेपरेट करेंगे। I1 के यहाँ पे क्या क्या कोफिशिएंट बनेंगे, Z1 प्लस Z2, और I2 के यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -Z3। इस तरह सेकंड लूप में जब अप्लाई करोगे तो आपको पता है ये सेकंड लूप में यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है,
या फिर करंट सोर्स है ही नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज क्या लेके चलोगे, 0 लेके चलोगे। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0 है। बाकी किरचॉफ लॉ से यहाँ पे करंट क्या आ जाएंगे और Z का इंटू ये बन जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे बना देंगे इसकी मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स में डिनोट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे I1 और I2, और इधर भी क्या है, I1 I2 है। इनका कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से, और जो कोफिशिएंट जो बच गए इम्पीडेंस के, उनकी अलग से मैट्रिक्स बन जाएगी 2/2 की, जिसमें फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है, Z1 + Z2 है, सेकंड कोफिशिएंट -Z3 है, थर्ड भी -Z3 है, और फोर्थ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, Z2 + Z3 + ZL है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या राइट कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ E = मैट्रिक्स ऑफ Z × मैट्रिक्स ऑफ I। नॉन मेडिकल स्टूडेंट इसको वेरिएबल जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं कि अपने 12th क्लास में चैप्टर था जिसमें अपने ने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना सीखा था। इसके बाद अगर आप इसका डैट लेते हो, डैट भी क्या होता है, इसका सारणिक लेते हो, ओके, तो ये साइन किसके होते हैं, सारणी के होते हैं या डैट के होते हैं। इसका डैट जो है वो हमने किससे डिनोट किया है, डेल Z से। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डेल 1 1 दिख रहा है। डेल 1 1 का मीन्स होता है एडजॉइंट या फिर कोफैक्टर। इस 1 1 का मतलब यहाँ देखो, ये हमारा एलिमेंट होता है 1 1, ये होता है 1 2, ये होता है 2 1 और ये होता है 2 2। 1 1 का यहाँ पे कोफैक्टर कौन है, 2 2 है। तो यहाँ पे इसका डेल 1 1 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी Z2 + Z3 + ZL। इसके बाद यहाँ देखते हैं, डेल Z आपको मैंने बता दिया पूरा डैट होएगा। डेल 1 2 का मीन्स यहाँ पे क्या है, इसका कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर कौन है, ये है, ठीक है ना। कोफैक्टर निकालने आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अगर हमें इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस A1 1 को आउटसाइड लेते हैं और इसके अलोंग रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं, और जो एलिमेंट दिखते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। और यहाँ पे 1 और 1 का सम करके देखते हैं। अगर ये A1 आ रहा है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, अगर ये ओड आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस A1 1 का कोफैक्टर आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि 3/3 था, अब यहाँ 2/2 है, तो इधर तो अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करते हैं तो आपको कौन सा एलिमेंट दिखाई देगा, -Z3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -Z3। और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2, ये हमारे पता है ये कोफैक्टर के साइन होते हैं कि इस शेप के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। या फिर आप ये समझो कि I + J का सम अगर इवन है तो पॉजिटिव होएगा, और I + J का सम अगर ओड है तो वो नेगेटिव होएगा। ये मैट्रिक्स के रूल्स थे। अब देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। अभी मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, ये वाले फॉर्मूले, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो पहले तो हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, डेल Z की वैल्यू रखेंगे। डेल Z की वैल्यू क्या है, इसका डैट है। ये बता देता हूँ, इसको देख लेते हैं, ठीक है। डेल Z निकालते हैं। डेल Z का मतलब है इसका और इसका इंटू होएगा, तो Z1 × Z2, Z1 Z2, Z1 × Z3, Z1 Z3, Z1 × ZN, ZN, प्लस Z2 × Z2, Z2 स्क्वायर, Z2 × Z3, Z2 Z3, Z2 × ZL, Z2 ZN माइनस, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक माइनस तो यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पे, 3 माइनस है तो ओवरऑल माइनस तो आएगा ही आएगा। Z3
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, डेल 1 1 से। डेल 1 1 यहाँ पे क्या है, डेल 1 1 है इसका कोफैक्टर ये है, ओके 2 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 1 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, दोनों 1 1 है तो ये इनपुट है। 1 1 किसको शो करता है, इनपुट को, और 2 2 किसको शो करता है, आउटपुट को, पता ही है आपको ये। इसके बाद ये फॉर्मूला आप इससे मैच करके देखोगे, जब इससे E1 ओवर I2 से, इस वाले से E1 ओवर I1 से, तो E1 की वैल्यू जब कहाँ आप रखोगे, E1 की वैल्यू कहाँ से रखोगे, ये रही E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू जब आप रखोगे उस इक्वेशन में जो हम लोग को पहले दिखाई थी, Z11 इक्वल्स टू E1 ओवर I1, यहाँ से E1 की वैल्यू जब रखोगे तो ये रिजल्ट और रिजल्ट मैच कर जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला जो है किससे मैच करता है, अपना E1 ओवर I1 से, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। इसी वे से आप इनको ही प्रूफ कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसका यूज़ अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे और ज़्यादा देखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, यानी कि जटिल परिपथ का लघुकरण। इसको कोई भी हमारे पास सर्किट दे रखा है, अगर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कैपेसिटर है, रेडियंस है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, प्रतिरोध है, संधारित्र है, और भी चीज़ें हैं उसमें, अलग अलग वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, मिक्सअप है। आपको पता ही जैसे आपके स्पीकर्स होते हैं, ठीक है ना, स्पीकर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, मैग्नेट होते हैं, स्पीकर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना तो पता ही है कि जो स्पीकर्स हैं हमारे, उसमें कहीं ना कहीं इनपुट होता है और कहीं ना कहीं आउटपुट होता है, ठीक है ना। हम वायर के थ्रू इनपुट देते हैं और कहीं ना कहीं से हम आउटपुट ले सकते हैं उससे। तो इनपुट और आउटपुट तो आपको विजिबल होता है, बट उसके अंदर क्या है, वो क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कुछ सर्किट आएंगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उनको सॉल्व करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिडक्शन करना पड़ेगा, उनका लघुकरण आपको करना पड़ेगा ताकि वो ईजी हो जाए और उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी सिंपल हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक है टी व पाई सर्किट या स्टार एंड डेल्टा सर्किट। तो टी को हम स्टार से डिनोट करते हैं और पाई को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। अभी होते कैसे हैं, अगर कोई सर्किट टी की शेप में दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, टी सर्किट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 इम्पीडेंस हैं, प्रतिबाधाएं हैं, और एक किस फॉर्म में, टी की फॉर्म में है। तो ये हमारा सर्किट कौन सा हो गया, टी सर्किट, टी नेटवर्क। इसके बाद पाई नेटवर्क कौन सा होगा, जिसकी शेप किसकी तरह लुक करे, पाई की तरह। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इम्पीडेंस की फॉर्म में शो हो रहे हैं, पाई की फॉर्म में शो हो रहे हैं, तो ये हमारा होता है पाई नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर्किट में क्या होता है कि टी सर्किट दिख जाता है और उसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाते जब तक उसको पाई में चेंज ना कर दे, या अदरवाइज कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें पाई सर्किट होता है और हम उसको तब तक कोई सॉल्व नहीं कर पाते जब तक हम उसको टी में चेंज ना कर दें। तो इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपके इसके फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं। वो कैसे हैं, मान लो आपके पास ये ब्लैक कलर का क्या है, टी सर्किट है। देखो टी सर्किट है, इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे और ऐसे मोड़ दूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, और इसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। ओके, टी को हम क्या कहते हैं, स्टार सर्किट। ये ब्लैक कलर का सर्किट है, स्टार है, और ये जो ट्रायंगल की शेप में जो सर्किट देख रहे हो डेल्टा है। यानी ब्लैक को अगर रेड में चेंज करना है या स्टार को डेल्टा में चेंज करना है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको डेल को, ये ब्लैक कलर को रेड में चेंज करना है यानी स्टार में चेंज करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला लगाने कैसे मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर का एक स्टार सर्किट है जिसमें हमारे पास इम्पीडेंस क्या है, Z1 Z2 और Z3। ओके, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेल सर्किट में। तो इसका डेल सर्किट बनाते हैं यहीं पर।
अब आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसको नेम कैसे देंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 के लिए यहाँ पे A लिख देना, 2 के रिस्पेक्ट यहाँ B राइट कर देना और 3 के रिस्पेक्ट यहाँ पे C राइट कर देना। A के फ्रंट पे जो इम्पिडेंस है उसको आप मानोगे ZA, B के अपोजिट में जो इम्पिडेंस है उसको आप मानोगे ZB और C के अपोजिट जो इम्पिडेंस है या प्रतिबाधा है उसको आप मानोगे ZC। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब ये अप्लाई कैसे करना है, सपोज करो आपको ZA की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ZA की। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ RA की वैल्यू निकालनी है। तो RA के लिए क्या करना है कि जितने भी रेजिस्टेंस है ना इस ग्रीन कलर के, इनको पहले तो 2 की टेक 2 एट ए टाइम, यानी कि 2 को लेकर आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। Z1 Z2 का मल्टीप्लाई, Z2 Z3 का मल्टीप्लाई और Z3 Z1 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए। इसके बाद आपको किससे डिवाइड करना है इसको? अगर A की वैल्यू निकालनी तो आपको इसको 1 से डिवाइड करना है, Z1 से। तो यहाँ पे इसने R1 से डिवाइड कर रखा है, मैंने Z1 से कर दिया। वापस यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। आपको सपोज करो ZA की निकालनी है या चलो ZC की निकालनी है, ठीक है ना। ZC के लिए क्या करोगे, एक तो ग्रीन कलर के जितने भी आपके पास इम्पिडेंस है इनका 2 को लेके प्रोडक्ट करना है, यानी कि Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 अगेन Z1 और इसको डिवाइड किससे करना है? ZC निकाल रहे हैं ना, तो 3 से डिवाइड करना है। C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 3 है। ओके, तो इसको Z3 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ये क्या हो गया, ये हमने कर दिया T2 पाई, यानी कि स्टार टू डेल्टा। हमने स्टार टू डेल्टा इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं डेल्टा टू टी, यानी कि डेल्टा टू स्टार देखते हैं या फिर पाई टू स्टार देखते हैं, वो कैसे होएगा। उसमें आपको क्या करना है कि मान लो ये ब्लैक कलर का आपको डेल सर्किट दे रखा है जिसमें RA RB RC है और आपने क्या किया है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टार में, जिसके इम्पिडेंस क्या है? R1 R2 R3 है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि RC के सामने R3 होना चाहिए, RB के सामने R2 होना चाहिए और RA के सामने R1 होना चाहिए, क्योंकि A के कॉरस्पॉन्डिंग 1 लेना है, B के कॉरस्पॉन्डिंग 2 लेना है और C के कॉरस्पॉन्डिंग 3 लेना है। अगर आपने ये सेट रखा तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद सपोज करो आपको क्या निकालना है? R1 निकालना है। R1 निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप क्या करोगे, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग RB और RC का क्या कराओगे? मल्टीप्लाई कराओगे। RB और RC का क्या होएगा? मल्टीप्लाई। और डिवाइड कैसे कर दोगे इसको? जितने भी रेजिस्टेंस है किसके? डेल सर्किट के, उनको टोटल कर दोगे, यानी कि RA RB और RC का सम। तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा? आपको देगा R1। इसी वे से R2 कैसे निकालोगे? R2 के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे तो सेम ही रहेगा, RA प्लस RB प्लस RC। ऊपर किसका प्रोडक्ट होएगा? क्योंकि 1 पे क्या लिया था? B से लिया था, A नहीं लिया था। 1 पर A नहीं लिया था तो 2 पर क्या नहीं लोगे आप? B नहीं लोगे, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा? A और C, RA और RC का प्रोडक्ट। R3 की वैल्यू के लिए क्या नहीं लोगे? C नहीं लोगे, यानी कि आप ऊपर क्या लिखोगे न्यूमरेटर में? RA RB। तो ये हमने लर्न कर लिया इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.7 4 टर्मिनल नेटवर्क और 2 पोर्ट नेटवर्क या चतुर टर्मिनल जाल और द्विकारक जाल। तो यहाँ पे आप सर्किट देख रहे हो, इसमें कितने नेटवर्क है? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या है? 4 टर्मिनल नेटवर्क है, या इसको 2 पोर्ट। इसमें पोर्ट कितने? 2 ही हैं, एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये। पोर्ट मतलब कि पेयर हो गया, यानी युग्म हो गया। एक पेयर किसका है? इनपुट का है और एक पेयर किसका है? आउटपुट का है, यानी कि ये 2 पेयर है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रांचल है, वो आपको फाइंड करने आने चाहिए और अप्लाई करने आने चाहिए। ये प्रांचल और जो पैरामीटर्स हैं इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है ना, हम उनको सिंपली इन पैरामीटर्स में शो कर देते हैं ताकि उस सर्किट के बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक को आराम से समझ सके, उसके व्यवहार को जान सके कि ये सर्किट कैसा है। मान लो स्पीकर है, स्पीकर के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं, हमें मतलब है उसके इनपुट से और इसके आउटपुट से कि उस स्पीकर का आउटपुट कैसा आएगा, कितना अच्छा वो साउंड देगा। तो बेसिकली अगर हमें किसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक समझना है
तो ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है Z, उसके बाद है Y, फिर है H। H हमारा क्या है, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचर या फिर ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। इसके बाद Y हमारा क्या है, लघु पतित प्रवेशिता प्रांचल यानी कि एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस पैरामीटर है शॉर्ट सर्किट का। H हमारा क्या है, संकर प्रांचल है या फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं। तो वन बाय वन को देखते हैं क्या होगा, ये कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो आप सर्किट में देख लो कि यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में कौन सी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, V1, और इन दोनों सर्किट के बीच में कौन सी वोल्टेज अप्लाई है, V2 है। और इस सर्किट में जो वोल्टेज V1 के कारण करंट फ्लो हो रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी है, I1 है। और इस वोल्टेज V2 के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। यहाँ पे वो V2 जो है ना, एक तरीके से आउटपुट मान सकते हैं हम, ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। यानी आउटपुट पे आपको क्या वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है, V2 मिल रहा है, और करंट क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे, I2। तो लेट्स सी वन बाय वन Z, Y, H। सबसे पहले देते हैं Z प्राचल या Z पैरामीटर। ये पैरामीटर आप तब निकाल सकते हो जब आप ये मान के चलो कि I1 और I2 जो करंट है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, और V1 और V2 वोल्टेज हमारी क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि I1 और I2 जो धारा है वो स्वतंत्र है और V1 और V2 जो वोल्टेज है विभवांतर है वो निर्भर है। तो इस केस में क्या होएगा, ये आपको अगर फाइंड करना है तो इसमें देखो आपको पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव पता ही है आपको कैसे होता है, V1 का पार्शियल डेरिवेटिव D1 हो जाएगा, फिर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव dV1 ओवर dI1 हो जाएगा, dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल I2 इंटू dI2 हो जाएगा। यहाँ पर F1 और F2 क्या है, कोई फंक्शन हो सकते हैं, और ये फंक्शन क्या डिनोट करते हैं कि V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 I2 पे, और V2 किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी I1 I2 पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद V2 का जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल V2 किसके इक्वल आ जाएगा, dV2 किसके इक्वल आ जाएगा, डेल V2 ओवर डेल I1 इंटू dI1 प्लस डेल V2 ओवर डेल I2 इंटू dI2। यहाँ पे D जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं चेंजेस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, चेंजेस को, परिवर्तन को। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो V1 है ये वोल्टेज डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, चेंजेस ही होता है, वोल्टेज बदल गई है यहाँ से यहाँ तक। तो इस dV1 को अपने किससे नोट करते हैं, V1 से। इस तरीके से dI1 को हम किससे नोट करेंगे, यहाँ पे I1 से, कैपिटल I1 से। यहाँ पे कैपिटल I2, कैपिटल I1, कैपिटल I2 सेम हो गए। इसके बाद ये जो रेशियो है डेल V1 ओवर डेल I1, इसको हम डिनोट करेंगे ZI1 से। यहाँ पे जो रेशियो है डेल V1 ओवर डेल I2, इसको हम डिनोट करेंगे ZR से। नेक्स्ट जो रेशियो है डेल V2 ओवर डेल I1, इसको हम डिनोट करेंगे ZF से। और डेल V2 ओवर डेल I2, इसको हम डिनोट करेंगे ZO से। अब IRFO का यहाँ पे मीन्स क्या है, वन बाय वन देख लेते हैं। I1 यहाँ पे होएगा डेल V1 ओवर डेल I1, सॉरी डेल V1 ओवर डेल I1। ओके, तो यहाँ पर ये 1 है, तो इधर भी हम क्या इसको शॉर्ट में कैसे नोट कर सकते हैं, 1 से। ये 1 लिख रखा है। ओके, 1 का मतलब पहला 1 तो है वो न्यूमरेटर के लिए और दूसरा 1 है वो डिनोमिनेटर के लिए। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वर्ड टू वर्ड देखते हैं इसको। ओके, एक तो है ये इनपुट, तो अब हम देखते हैं ZI यहाँ पे क्या है, डेल V1 ओवर डेल I1। यहाँ पे दोनों तरफ 1 है तो इसलिए इसको Z11 से डिनोट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट 1 है ये न्यूमरेटर के लिए और ये सेकंड 1 जो है वो डिनोमिनेटर के लिए है, यानी हर और अंश के लिए है। अब इसका मीन क्या निकलता है वो देखते हैं। इसका मीन यहाँ पे रिटर्न है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट या फिर खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। अब मैं एक एक वर्ड बताता हूँ यहाँ पे क्या है इसका मतलब। सबसे पहले देते हैं इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा। इनपुट यहाँ पे वर्ड आ रहा है, यानी कि इनपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि बात हो रही है स्टार्टिंग की। कहाँ पर हो रही थी स्टार्टिंग, यहाँ पे। ये 1 और 1 है, ये किसके लिए शो करते हैं, इनपुट के लिए, और ये 2 किसके लिए शो करते हैं सर्किट में, हम आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे ये निवेश है और ये निर्गत है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे निवेशी प्रतिबाधा है, ये इनपुट इम्पीडेंस है।
क्योंकि हम किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, किसका रेशो ले रहे हैं, इनपुट का, यानी कि इनपुट का ही V है और इनपुट का ही I है। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ओपन कैसे हो गया ये, अब देखो डेल V1 ओवर डेल I1 निकाल रहे हैं अपने, तो हमें एक बार ये मानना पड़ेगा कि ये क्या है, 0 है। ये 0 कब हो सकता है, जब I2 की वैल्यू क्या लोगे आप, I2 की वैल्यू आप लेके चलोगे 0। I2 की वैल्यू 0 लेके चल रहे हो, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और करंट फ्लो तब नहीं हो सकता जब सर्किट बीच में से टूट गया हो। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ओके, क्या करंट यहां से यहां पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है। क्यों, क्योंकि ये ओपन है, खुला हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे I2 करंट है, अगर ये बीच में से खुला पड़ा है, ओपन पड़ा, तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे I2 क्या है, 0 है। I2 0 है, इसका मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, खुला परिपथ है। तो यहाँ पे इसके पूरा मतलब क्या बनेगा, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, यानी इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं ZR। R यहाँ पे शो करता है रिवर्स को। यहाँ पे देखो रेशियो किसका था, V1 ओवर I2। मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, अगला रेशियो था हमारा डेल V1 ओवर डेल I2। अब देखो I2 के कारण हम यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज V1। आप ऐसा मत बोल देना कि V1 के कारण I2 है, क्योंकि मैंने I1 I2 को इंडिपेंडेंट माना है। तो I2 के कारण वोल्टेज कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे V1 ले रहे हैं। यानी उल्टा हो रहा है, होना क्या चाहिए, 1 के कारण 2 पे इफेक्ट देखना था हमें, क्योंकि 1 तो हमारा इनपुट था और 2 हमारा आउटपुट था। यानी 1 के कारण 2 पे इफेक्ट देखना था, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, 2 के कारण हम 1 पे इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ड आ गया हमारा उत्क्रम, रिवर्स। इसके बाद ये भी क्या है, एक तरीके का इम्पीडेंस है, क्योंकि अगर वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इम्पीडेंस आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक प्रतिबाधा है। और ये कौन सी प्रतिबाधा है, ट्रांसफर प्रतिबाधा है, अंतरित प्रतिबाधा है। क्यों, क्योंकि V1 से I2 से 1 पे गया है, 2 से 1 पे ट्रांसफर हुआ है। अगर कहीं पे भी रेशो 1 से 2 आ गया है, 2 से 1 आ गया, तो वहाँ पे आप ट्रांसफर वर्ड लगाओगे। अंतरित वर्ड, अंतरित शब्द आपको यूज करना ही करना है। तो ये कौन सा है, रिवर्स है, उल्टा है, क्योंकि 2 के कारण 1 पे देख रहे हैं। ट्रांसफर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 1 से 1 पे नहीं है, 2 से 2 पे नहीं है, ये 1 से 2 पर है या 2 से 1 पे है, उसके कारण यहाँ ट्रांसफर है। इम्पीडेंस प्रतिबाधा है, क्योंकि वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर रहे हैं। और ओपन सर्किट का है, किसका है, खुले परिपथ का। कैसे है, क्योंकि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो डेल I1 को हमने क्या मानना पड़ेगा, 0। अगर करंट को 0 मान रहे हो तो इट मीन्स वो सर्किट क्या है, खुला हुआ है, यानी कि वो परिपथ खुला पड़ा है, वो सर्किट हमारा क्या है, ओपन है, यानी वो ऐसे बीच से टूटा पड़ा है। यानी इस बार क्या हो जाएगा, I1 और I1 का सर्किट खुला हो जाएगा। तो ये बन गया खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रेशियो हमारा क्या है, ZF। ZF में देखो डेल V2 ओवर I1, यानी इसको डिनोट करेंगे Z21 से। और इसमें देखो ये इसका मीन्स यहाँ पे क्या बनता है कि 1 के कारण 2 पे देख रहे हैं, यानी कि तो फॉरवर्ड हो गया, बिल्कुल ये क्या हो गया, अगर हो गया, सही है। 1 हमारा इनपुट होता है, 2 हमारा आउटपुट होता है, तो 1 से 2 पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड है, इसमें कोई रिवर्स नहीं है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 1 पे नहीं जा रहा है, या 2 से 2 पे नहीं जा रहा है, ये 1 से 2 पे रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर आ गया। इसके बाद है तो इम्पीडेंस ही, क्योंकि वोल्टेज को किससे डिवाइड कर रहे हैं, करंट से। और ये किसका इम्पीडेंस है, ओपन सर्किट का है। क्यों, क्योंकि अगर हमें ये निकालना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। अगर करंट को 0 मान लिया तो इट मीन्स वो सर्किट क्या है, खुला है, ओपन है। तो ये बन गया हमारा खुले परिपथ की अगर अंतरित प्रतिबाधा। इसके बाद लास्ट देखते हैं ये रेशो, इसको हम डिनोट करते हैं ZO से, O फॉर आउटपुट। और ये क्या है, डेल V2 ओवर डेल I2 है, यानी दोनों ही 2 हैं। अब यहाँ पे दोनों ही 2 है, तो ये आउटपुट की बात हो रही है, क्योंकि 1 हमारा इनपुट के लिए था, 2 हमारा आउटपुट के लिए था। तो आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, आउटपुट है क्योंकि 2 है, इम्पीडेंस है क्योंकि वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके का प्रतिरोध हो गया ये। और किसका ये, ओपन सर्किट का है। ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि अगर हमें ये रेशो निकालना है तो I1 को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। और I1 करंट को अगर 0 मान लिया तो ये भी हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, खुला परिपथ होगा। तो ये हमारे पास बन गया, इस तरीके से हमने ये चारों डिफाइन कर दिया।
अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिवाइड करोगे, इसकी यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन जाएगी, एक मैट्रिक्स इसकी बन जाएगी V1 और V2 की, एक वाला मैट्रिक्स बनेगी I1 I2 की, और ये जो I1 I2 के यहाँ पे कॉफिशिएंट है इसकी एक 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी Z11 Z12 Z21 Z22। ये हम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, आपने 12th क्लास में मैथ्स में ये चैप्टर कर रखे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रांचल देखते हैं, वाई प्रांचल, वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर में आपको थोड़ा उल्टा सोचना है, वहाँ पे तो हमने सोचा था कि I1 I2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, और V1 V2 क्या है, डिपेंडेंट है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर V1 V2 को अपने इंडिपेंडेंट मानेंगे और I1 I2 को डिपेंडेंट मानेंगे, यानी कि V1 V2 तो यहाँ पे स्वतंत्र है और उसकी वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है, या फिर कहें कि I1 I2 किस पे निर्भर कर रहे हैं, V1 V2 पे। तो I1 जो है फंक्शन किसका है, V1 V2 का है, और I2 जो फंक्शन है वो भी किसका फंक्शन है, V1 V2 का फंक्शन है। V1 V2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और I1 I2 यहाँ पे डिपेंडेंट है। अब इनका डेरिवेटिव देखते हैं पार्शियल। जब इनका आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा DI1 और डेल I1 ओवर डेल V1 इंटू DV1 डेल I1 ओवर डेल V2 ओवर DV2। ये तरीका होता है पार्शियल डेरिवेटिव करने का। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब D माने क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि चेंजेस। तो इसके चेंजेस को हम लोगों ने क्या मान लिया, I1 मान लिया। डेल V1 के चेंजेस को हम लोगों ने क्या मान लिया, V1 मान लिया। डेल V2 के चेंजेस को हम लोगों ने क्या मान लिया, V2 मान लिया। इस तरीके से डेल I2 के चेंजेस को हम लोगों ने क्या मान लिया, I2। सेम वे से V1 और ये V2। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे चार रेशो आ रहे हैं, दिस 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 एंड दिस, इनको आप डिनोट करेंगे YI1 सॉरी YI YR YF एंड YO। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। अगर आप ये देखो YI की वैल्यू, तो YI की वैल्यू किसके इक्वल है, डेल I1 ओवर डेल V1। आपको पता ही है कि वोल्टेज को अगर करंट से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, करंट को वोल्टेज से डिवाइड कर दें या धारा को विभवांतर से डिवाइड कर दें, तब हमें क्या मिलती है, उसका उल्टा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवेशिता, यानी कि एडमिटेंस। तो एक तरीके का हमारे पास यहाँ पे क्या एडमिटेंस है, प्रवेशिता है। दोनों ही 1 1 है तो इसको किससे नोट करेंगे, कैपिटल Y 1 1 से। ये 1 किसके लिए है, न्यूमरेटर के लिए, और अगला 1 किसके लिए, डिनोमिनेटर के। और यहाँ से देखें तो अगर डेल I की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि 0 है। तो यहाँ से YI की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 ओवर V1। तो I1 ओवर V1 आ जाएगा। अब हमने इसको 0 माना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि V2 को एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। V2 को अगर 0 कर रहे हैं, वोल्टेज अगर 0 है तो वो कब हो सकती है, जब वो सर्किट क्या हो, क्लोज हो। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे कोई वोल्टेज है, अगर मैं मान लूँ कि वोल्टेज 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक सिंपल वायर है, इसमें कहीं पे भी वोल्टेज सोर्स नहीं है या विभवांतर स्रोत नहीं है। तो अब आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि करंट जब 0 होता है तब आपको मानना है ओपन सर्किट, और वोल्टेज 0 हो जाए तब आपको मानना है क्लोज सर्किट, यानी कि खुला बंद परिपथ। तो ये यहाँ पे क्या है, बंद परिपथ है। तो इसमें हर बार यहाँ पे क्या आएगा, लघु परिपथ या बंद परिपथ, शॉर्ट सर्किट वर्ड आएगा। यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, और यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट है, लघु पतित परिपथ है। इसके बाद यहाँ देखते हैं I1 और V1 मैंने बताया था क्या होता है, एडमिटेंस होता है। और क्योंकि दोनों ही 1 1 है तो ये किसके लिए है, ये इनपुट के लिए है, क्योंकि 1 किसको डिनोट करता है, इनपुट को, निवेश को। तो ये इनपुट एडमिटेंस है, किसका है, शॉर्ट सर्किट का। अब देखते हैं नेक्स्ट रेशो, डेल I1 ओवर डेल V2। डेल I1 ओवर डेल V2 में देखो, आपको चीज़ें बताता हूँ कि एक तो इसका रेशो जो है वो उन्होंने क्या माना, YR। ये YR तभी निकल सकता है जब हम क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 0। ये 0 मानोगे तो YR की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 ओवर V2 हो जाएगी। अब ये ना तो 1 to 1 है या ना ही 2 से 2 है, नीदर 1 to 1 और 2 to 2। इट मीन्स ये क्या है, ये ट्रांसफर होएगा। यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, ट्रांसफर, यानी कि अगर अंतरित, तो ट्रांसफर वर्ड आएगा यहाँ पे, अंतरित आ गया, क्योंकि 1 से 2 पे है या 2 से 1 पे है। और क्योंकि अब यहाँ पे देखो
इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, V2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और I1 यहाँ पे डिपेंडेंट है, यानी 2 के कारण 1 पे इफेक्ट देख रहे हैं। अगर 1 से 2 पे इफेक्ट देते तो होता है फॉरवर्ड, 2 से 1 पे इफेक्ट देख रहे हो तो ये होता है कौन सा, रिवर्स। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है रिवर्स यानी कि उत्क्रम। और करंट को वोल्टेज से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके का एडमिटेंस होता है। तो ये कौन सा एडमिटेंस है, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, और ये किसके लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए। नेक्स्ट रेशो देखते हैं, YF, F किसको डिनोट करता है, फॉरवर्ड को। ये 1 से 2 पर है यानी कि फॉरवर्ड है, यानी कि अगर है तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है। इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब V2 क्या मानोगे आप, 0। V2 0 माने इट मीन्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ से वर्ड बन जाएगा फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, यानी खुले परिपथ की अगर अंतरित प्रतिभा प्रवेशता। अब देखते हैं फाइनली YO किसके इक्वल है, Y आउटपुट किसके इक्वल है, डेल I2 ओवर डेल V2। ये कब निकलेगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो YO की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 ओवर V2। और यहाँ पे देखो 2 से 2 तक है यानी कि आउटपुट के लिए, ये निर्गत के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट एडमिटेंस। करंट को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, एडमिटेंस है, तो आउटपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ की निर्गत प्रवेशता। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, I1 I2 की मैट्रिक्स ये बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। V1 और V2 यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं, इसकी मैट्रिक्स यहाँ पे कॉलम इस तरीके से बन जाएगी। बाकी सब YI, YR, YF, YO ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है किसके, V1 और V2 के। तो इट मीन्स यहाँ पे इनका 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये हमने किस में शो कर दिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं H प्राचल यानी कि H पैरामीटर। H पैरामीटर होता है एक तरीके का मिक्स पैरामीटर, यहाँ पे मिक्स होता है। पहले तो हम क्या करते हैं, I1 I2 को इंडिपेंडेंट मान रहे थे, फिर हम उन्होंने V1 V2 को इंडिपेंडेंट माना है। अब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स कैसे होएगा, I1 और V2 को इंडिपेंडेंट मान लेंगे, ठीक है ना, और डिपेंडेंट किसको मानेंगे, V1 और I2 को। यानी कि V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 और V2 पे, और I2, ये एक्चुअल में I2 लिखा हुआ है, I2 किस पे डिपेंड करता है, कर रहे हैं यहाँ पे I1 और V2 पे। इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये D है थोड़ा, dV1 इक्वल्स टू डेल V1 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल V2 dV2। सेम इसी तरीके से डेल dI2 इक्वल्स टू डेल I2 ओवर डेल I1 dV1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 इंटू dV2। अब D फॉर डिफरेंस, डिफरेंस को हम किस पे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल वर्ड V1 से, और इधर जो डिफरेंस है उसको कैपिटल वर्ड I2 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी 4 रेशो दिख रहे हैं आपको, 4 अनुपात दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इनको 1 बाय 1 अपने क्या डिनोट करेंगे, HI HR HF HO। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले H1, ये 1 to 1 है कि दोनों ही 1 है, तो इसमें आपको पता ही है अगर वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, प्रतिबाधा होती है या इम्पीडेंस होता है। पहली चीज, दोनों ही 1 1 है यानी इनपुट है, इनपुट इम्पीडेंस है ये किसका है ये। अगर आपको V1 और I1 निकालना तो V2 को क्या मानना पड़ेगा, 0। वोल्टेज को 0 मान रहे हो, इट मीन्स आपका सर्किट क्या होएगा, खुला लघु परिपथ होएगा यानी कि क्लोज सर्किट होगा ये, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास लाइन क्या बन जाएगी, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, या फिर लघु परिपथ का निवेश प्रतिबाधा। हिंदी में इसका क्या नाम मतलब बनेगा, लघु परिपथ की निवेश प्रतिबाधा। इस तरीके से नेक्स्ट रेशो देखते हैं, डेल V1 ओवर डेल V2। तो यहाँ पे देखो दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों ही वोल्टेज है। अगर दोनों के दोनों ही वोल्टेज है, यहाँ पे ये V2 लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं गेन या फिर लब्धि। ये किस चीज़ का गेन है, वोल्टेज गेन है, क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज है। बट ये रिवर्स है क्योंकि 2 के कारण 1 पे देख रहे हैं, तो रिवर्स वोल्टेज गेन है ये। और किसका रिवर्स वोल्टेज गेन है, ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ निकालें तो इसको क्या मानना पड़ेगा,
अगर हमें ये निकालना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, जीरो। करंट को जीरो मानना है, और करंट जीरो जब मानते हैं तो सर्किट क्या होता है, खुला परिपथ, यानी कि ओपन सर्किट होता है वो। तो खुले परिपथ का उत्क्रमणीय लब्धि है ये। यानी रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ ओपन सर्किट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HO। चलो HF देखते हैं पहले। F मीन्स फॉरवर्ड, यानी अगर हमें HF निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। यानी कि HF की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 ओवर I1। अगर करंट का रेशो दे रखा है आपको, यानी कि धारा का अनुपात दे रखा है, तो वो भी क्या होती है, लब्धि होती है, गेन होता है। पर ये किसका गेन है, करंट का गेन है। ये फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, क्योंकि 1 से 2 पे जा रहा है तो ये फॉरवर्ड है। 1 से 2 पे फॉरवर्ड होता है, 2 से 1 पे बैकवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड करंट गेन है ऑफ शॉर्ट सर्किट का, यानी लघु परिपथ का अगर धारा लाभ है। इसके बाद देखते हैं HO निकालना है। अगर हमें HO निकालना है तो हम इसको क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो HO किसके इक्वल आ जाएगा, I2 ओवर V2 के, I2 ओवर V2। इसके बाद इसको देखते हैं कि ये क्या है। अगर हम करंट को वोल्टेज से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, एडमिटेंस। वन थिंग, ये दोनों 2 से 2 पर है, तो ये किसका है, इनपुट का, आउटपुट का, ये आउटपुट का है। हमें ये चीज निकालने के लिए क्या करना पड़ा, करंट को जीरो करना पड़ा। करंट जीरो किया, इसमें से हमने क्या कर दिया, उसको ओपन सर्किट कर दिया। यानी ये बन गया खुले परिपथ का निर्गम प्रवेशिता, खुले परिपथ की निर्गम प्रवेशिता। तो इस तरीके से हमने 3 पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए, और आप इनको नोट कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो।